नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। आपके सामने हाजिर हूं सीधे पश्चिम बंगाल से। संभवतः आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो बता देता हूं कि पिछले जो 1-1.5 हफ्ते से जो लगातार मैं यहां पर था तो आपने एग्जिट पोल के नतीजे तो देख लिए होंगे, रुझान तो देख लिए होंगे, लेकिन मेरा अपना क्या मानना है, अपना क्या आकलन है, वो भी बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं जो है अपना भी, जो मेरा अपना एग्जिट पोल है वो क्या कहता है वो आपके सामने लेकर आओ। देखिए, मेरा ये ज़रूर मानना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में एक बहुत तगड़ा चुनाव हुआ है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कई सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला हुआ है। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला यही सवाल होता है ना, आप सीधा ये बताओ सरकार किसकी बन रही है। तो मुझे आज की तारीख में लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाए। ये मेरा अपना मानना है। मैं बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना जो है, क्योंकि मैंने जो है अपने पोस्ट पर भी जो है एक्स पर पोस्ट में भी ये बात जो है, जो तमाम एग्जिट पोल आए थे उससे पहले भी कही है, तो मैं उसी को वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो और बीजेपी सरकार में आए। उसके कुछ फैक्टर्स मैं अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो मुझे लोगों से बातचीत करके चुनावी प्रक्रिया के दौरान पता चला है। मुझे नहीं पता एग्जिट पोल्स में कितने लोगों ने से कहाँ पर कौन किसने बात की, लेकिन मुझे पता है मैंने कितने लोगों से बात की है, तो मैं उसके आधार पर अपने ये जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, साफ तौर पर आज की तारीख में, यानी कि जब चुनाव के दोनों चरण संपन्न हुए हैं, एक चीज़ साफ थी कि बीजेपी का जो ग्राफ था वो ऊपर की तरफ था और टीएमसी का ग्राफ था वो नीचे की तरफ था। एंटी इनकम्बेंसी एक मुद्दा था, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, उसके अलावा जो फैक्ट्रीज और जो व्यापार एक बड़ा मुद्दा था, जो कि चीज़ें नहीं हो पाई, जिसके चलते लोग जो है खुल करके बोल रहे थे। और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पिछले जो है कई चुनावों से यहाँ कवरेज के लिए आता रहा हूँ, इस वक्त भी मैं कोलकाता में ही हूँ, तो यहाँ पर मतदाता इतना मुखर नहीं होते थे। खासतौर पर जो विपक्ष का मतदाता होता था, डरा सहमा रहता था। जब लेफ्ट की सरकार थी तो जब ममता बनर्जी आई तब जो उनको लेकर भी इतना ज़्यादा मुखर लोग नहीं होते थे, और आज की डेट में भी उतना ज़्यादा जो है मुखर वैसे तो नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि क्या ममता बनर्जी सब सही कर रही हैं, तो वहाँ पर लोग मुखर होकर के क्या क्या कमियाँ हैं वो गिना रहे थे। और उस आधार पर बहुत सारे मतदाताओं ने, मैं सिर्फ नॉन बंगाली मतदाताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंगाली मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि नहीं, दीदी को बहुत वक्त दिया है, इस बार जो थोड़ा सा कुछ बदलाव अगर होता है, देखते हैं, नहीं होगा फिर दीदी को वापस ले आएंगे। ये लोगों के अल्फाज हैं, मतदाताओं के अल्फाज हैं जिन्होंने वोट किया था। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक जो है दीदी का, यानी कि ममता दीदी का जो मुख्यमंत्री हैं, उनका और पार्टी का प्रदर्शन नीचे गिरा है। अब आप कहेंगे सीटों का आकलन। देखिए, सीटों के आकलन पे अगर जाएं तो मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में मुझे जो लगता है कि ये मुकाबला 140 से 165 सीटों के बीच का है बीजेपी के लिए, और उसी तर्ज पर 120 से 145 से 150 सीट के, या 125 से 150 सीट के बीच का है टीएमसी के लिए। तो अब आप कहेंगे तो ये तो जो है कड़ा मुकाबला है, किसी तरफ भी हो सकता है। जी हाँ, कड़ा मुकाबला है, लेकिन एज बीजेपी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल की राजनीति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला भले ही होता रहा हो, लेकिन जब मैंडेट आता है, जब नतीजे आते हैं, तो वो एक तरफा जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई 150 पे रुक गया, कोई 155 पे रुक गया। जिसकी बढ़त होती है वो 180-200 पार भी चला जाता है, और ये इतिहास के जो नतीजे हैं वो बयां करते हैं। तो ऐसे में जो दो फैक्टर आज की तारीख में मुझे नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी का लगातार ऊपर उठता ग्राफ, और आज की तारीख में भी बीजेपी टीएमसी के मुकाबले बढ़त में आगे, तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जब नतीजे आए तो बीजेपी का, आपको अगर इसी तरीके के जो ट्रेंड मुझे नज़र आया है वो बना रहता है, तो बीजेपी आपको 180 के पार भी जाती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मतदाता हमेशा ही बहुत क्लियर मैंडेट देता रहा है, ये इतिहास है। इसी वजह से कड़ा मुकाबला नज़र ज़रूर आता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो एक तरफा आपको जाते हुए नज़र आते हैं। तो ये बात हुई फिगर की। पश्चिम बंगाल के लिहाज से बात की जाए, इसके इतिहास के हिसाब से बात की जाए, क्लियर मैंडेट और वो होता है तो बीजेपी 180 के पार। लेकिन अगर उसमें बदलाव होता है, यानी कि कड़ा मुकाबला जिसका जो पश्चिम बंगाल में अमूमन नहीं देखा जाता है, क्लोज फाइट, उतनी क्लोज फाइट, तो अगर वो होती है तब भी बीजेपी को एज है
मतदाताओं से बात करने के बाद में, जितना मुझे समझ में आया मेरे अपने एग्जिट पोल के मुताबिक। उसके अलावा जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी ने शुरुआत में जो है उस पर केंद्रीय नेताओं ने बहुत जोर दिया, लेकिन जब जो है ज़मीनी स्तर पर हमने बातचीत की है तो हमको नहीं अंदाज़ा था कि ये वाकई में इतना बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन पिछले 4-6 महीने में वाकई में बहुत कुछ बदला पश्चिम बंगाल में, और डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा। ऐसा नहीं है कि जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम रहते हैं, माइनॉरिटी रहती हैं, उनको लेकर के लोगों में किसी तरह की जो है नाराज़गी है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो घुसपैठिया आए हैं, उनको अगर हम यहाँ पर जगह दे रहे हैं तो ये हमारे लिए सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है, और डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, और ये लोगों के जहन में एक बड़ा मुद्दा रहा है, अगर ये मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ में जो मैंने बताया कि ये चुनाव बहुत हद तक लोकल इश्यूज़ पर भी लड़ा गया है। बीजेपी ने यहाँ पर आकर के जो अंदर ही अंदर नीचे पॉकेट्स में जाकर के सीट वाइज जो लोकल इश्यूज थे उनको उठाया है, और जनता कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट की है। इसी वजह से वो ममता बनर्जी का विरोध अगर जनता के जहन में कहीं पर आया, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने ये काम नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं आपकी उनको हटा के किसी और को लाते हैं, उसको देखते हैं। तो ये है। एक मैं बयान बताना चाहूँगा, जब मैं कुछ लोगों से यहाँ बातचीत कर रहा था, जो कुछ युवा मतदाता थे, ये उनकी बात है, उनका ये कहना है, और मतलब युवा क्या 35-40-45 साल के आसपास, जो 25 से 45 के बीच के थे, वहाँ पर चर्चा अचानक ये शुरू हुई। लोगों का ये कहना था कि दीदी ऐसी नहीं थी। मैंने पूछा भाई कैसी नहीं थी दीदी, तो बताया कि दीदी पहले दो टर्म में डेमोग्राफिक चेंज की बात आई, इस तरह की नहीं थी। दीदी किसी का फेवर नहीं करती थी, लेकिन पिछले 5-7 सालों में दीदी बदल गई। ये लोगों का कहना था, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने मुझसे जो कहा, मैं एग्जैक्ट ये शब्द आपको बता रहा हूँ, दीदी बदल गई। दीदी ने हम लोगों को प्रायोरिटी जो है सिटीज़न, हमको जो है या एक धर्म विशेष के लोगों को प्रायोरिटी सिटीज़न बना दिया गया, और हम लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। ये लोगों के अल्फाज हैं। ये वो लोग जिनका ये कहना था कि वो उन्होंने पिछले 3 चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को वोट किया है। जी हाँ, 11 में, 16 में, 21 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को वोट किया था। ये उन्होंने जो बताया है, ये मैं उस आधार पर कह रहा हूँ, मुझे गलत बताया हो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा मैं पिछले 3 चुनावों में टीएमसी को वोट किया था, लेकिन इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि दीदी बदल गई। तो यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही। तो कुछ इस तरीके के वाक़ये सामने आए हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं एसआईआर की, जिसकी जो है ऊपर दिल्ली में बैठ करके देश भर में बहुत चर्चा हुई, केंद्रीय स्तर पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप जाते हैं तो कुछ बेल्ट्स को छोड़ करके बाकी जगहों पर एसआईआर का उतना बड़ा प्रभाव नहीं है। एसआईआर पर ही बात कर लेते हैं तो एसआईआर के चलते मत प्रतिशत कितना हो गया है? 93%। 93% मतदान हुआ है, यानी कि पिछले चुनावों की तुलना में, यानी 2021 में जो मतदाता थे वो थे 7 करोड़ 34 लाख, इस बार है करीबन 7 करोड़ ही, यानी कि जो पहले के जो मतदाता थे उससे कम हो गए 2021 के, लेकिन फिर भी जो वोट है वो करीबन 50 लाख के आसपास, 45 से 50 लाख आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ फिगर में तो शायद 45 लाख के आसपास ये बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये जो 45 लाख नया वोट जोड़ा है, ये किसके पक्ष में गया है, ये भी दिलचस्प होगा देखना। और बताया ये जा रहा है इसमें जो बहुत सारे युवा हैं, जो युवाओं के जहन में, जिन्होंने जो ममता बनर्जी की सरकार देखी थी, उन्होंने यहाँ पर जो है बम भी चलते देखे हैं चुनावों में, उन्होंने जो है खून खराबा भी देखा है, तमाम चीज़ें, एजुकेशन की भी वो बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो वो लोग जो है, क्या माना जाए कि वो जो 45 नया वोट पड़ा है वो बीजेपी के खाते में कहीं ऐड हो रहा है, उसमें से एक बड़ा चंक, अगर ऐसा है तो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो उधर बीजेपी आपको जाते हुए नजर आएगी। उसके अलावा एक और फैक्टर, जो ये वोट कटे थे 90 लाख में से, अगर जितना मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की है, राजनेताओं से बात की है, जनता से बात की है, तो लोगों का ये कहना है कि, फिर बता रहा हूँ, ये लोगों का कहना जो मुझे समझ में आया जो लोगों से बात करके, कि जो 90 लाख वोट कटा है उसमें से 70% वोट ऐसा था जो शायद ममता दीदी को पक्ष में था या पक्ष में जाता था। फिर कह रहा हूं पक्ष में जाता था, क्योंकि इसमें से 63 लाख वो वोट था जो कि या तो शिफ्ट हो गया था, जो बंगाल में रहता ही नहीं है, या मृतक थे। लेकिन फिर भी
लोगों ने बताया। अब मेरे को जो है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ चुनाव अधिकारी भी मिल गए थे जो बूथ के अंदर बैठते थे। उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि जो मृतक जो है जिन लोगों के नाम थे उनके वोट नहीं पड़ते, उनके वोट पड़ जाते थे। मैंने कहा कैसे? कहने लगा कि यही तो पूरा के खेला था। कुछ देर के लिए जैसे CCTV कैमरा बंद होता था, पोलिंग एजेंट इधर उधर हो जाते थे और वो वोट पड़ जाता था। मुझे एक दो शख्स ऐसे मिले, कहने लगे हंसते हुए, जो आपने शायद जोक भी सुने होंगे सोशल मीडिया पे, कि मेरे पिताजी हर 5 साल में यहाँ वोट करने आते हैं। मैंने कहा 5 साल में क्यों, आप लोग साथ में नहीं रहते? कहने कि नहीं साथ में तो हम तो यहाँ रहते हैं, लेकिन पिताजी को गुजरे हुए 17-18 साल हो गए, लेकिन हर जो चुनाव में वोट करने ज़रूर आते हैं। ये लोगों ने बताया। तो मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे हमको भी नहीं पता, जब हम जो है अपना वोट करने जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी का तो वोट पड़ चुका है, लेकिन उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो ये लोगों के जो है वाक्य थे, ऑब्जर्वेशन से। तो इस तरीके की बातें, इसी वजह से जब ऐसे लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने ही कहा कि जब ये हमारे साथ में हो रहा, जब हमने पता किया तो पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में जो वोट जो है मृतक थे, जो शिफ्ट हो गए थे, यानी कि जो 63 लाख में अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में वोटरों के वोट पड़ जाते थे। और वो भी एक बड़ी वजह थी जिसके लिए चुनाव आयोग का एक शब्द मुझे याद आ रहा है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था छापा मुक्त। तो छापा, ये वही छापे की बात हो रही है कि छापा मुक्त, यानी कि इस तरीके से वो नहीं होगा। तो इस बार चुनाव आयोग ने जो कोशिश की है, संभवतः उसका फ़ायदा भी जो है ये वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिला है। संभवतः क्या मिला ही है। तो साफ तौर पर जो 63 लाख वोट कटा वो एक बड़ा फैक्टर तो है ही। उसके अलावा 27 लाख जो वोट, 27-28 लाख जो और वोट कटा है, उसमें से भी जो है अगर ये कहा जाए कि बड़ा चंक ममता बनर्जी वाला है और बीजेपी को भी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मथुआ वोट भी उसमें कटा है। मथुआ वोट के दिमाग में कई तरह के सवाल थे। बीजेपी को भी नुकसान हुआ है जो ये वोट कटे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वो नुकसान टीएमसी को होता हुआ नजर आया है। लोगों से बातचीत करने के बाद, जानकारों से बातचीत करने के बाद, वरिष्ठ पत्रकारों से यहाँ बातचीत करने के बाद जो पता चला है मुझे। उसके साथ ही में अगर मैं बात करूँ चुनाव की, चुनाव में जो जिस तरह से ये हिंसा मुक्त चुनाव हुआ, ममता बनर्जी ने कई तरह के सवाल खड़े किए सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, CAPF जो अर्धसैनिक बल आए उनको लेकर के जो सवाल खड़े किए, वो तो फैक्टर है ही। लेकिन ये भी गौर करना होगा कि पिछले 3-4 दशकों की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा होता ही नहीं था जहाँ पर जो है चुनाव में बम ना चलें, लोगों की हत्या ना हो, मौतें ना हो। इस बार यकीन मानिए मेरे लिए भी थोड़ा अचंभित करने वाला था कि जब यहाँ पर आया, पिछले चुनावों तक ये कहा जाता था फला एरिया में आप जाइएगा, संभाल के जाइएगा। अभी जो कल भी हमारे जो सहयोगी जो अलग अलग चैनल से आए हुए हैं, अलग अलग प्रतिष्ठानों से हैं, न्यूज़ चैनल से, न्यूज़पेपर से, उनका ये कहना था कि उनके ड्राइवर से ये कह रहे थे कि सर उस जोन में चलेंगे तो थोड़ा सा संभाल के चलना होगा क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जब वो शाम को लौटे हैं तो वो ड्राइवर्स भी ये कह रहे थे, अरे ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि इतना सुरक्षित हो जाएगा, कि कोई बम नहीं चलेगा, कहीं पर लाठी डंडा नहीं चलेगा, किसी का सर नहीं फूटेगा। तो वो भी एक बड़ी वजह रही है, यानी कि एक भय मुक्त माहौल बनाने में जो चुनाव आयोग ने तैयारियां की थी वो भी एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब मैं बात को समराइज करता हूँ कि ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसके चलते लग ये रहा है कि बीजेपी की बढ़त है, बीजेपी की टीएमसी के ऊपर बढ़त है। नतीजों में वो दिखेगी नहीं दिखेगी वो तो 4 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे साफ हो ही जाएगा। अगर नहीं आते हैं, हो सकता है जो मुझे जो पता चला है वो गलत हो, मैं उसको स्वीकार करूंगा, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं जो है कुछ 100 लोगों से, मतदाताओं से बात करके मैं पूरे पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपनी गलती भी स्वीकार करूंगा कि हाँ, मैं जो लोगों से बातचीत की शायद मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो बातचीत की वो आपके सामने लाना ज़रूरी था। मेरा अपना जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने लाना ज़रूरी था। मुझे क्या पता चला है इतने दिनों के दौरान वो सामने लाना ज़रूरी था। उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ, और गलत साबित होता हूँ तो उसके लिए अभी से माफ़ी भी मांगता हूँ कि हाँ, मैं आकलन नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया। लेकिन आज की तारीख में फिर कह रहा हूँ, जब अभी मतदान खत्म हुआ है, उसके बाद में एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी बढ़त पर है, बीजेपी टीएमसी की तुलना में बढ़त पर है, और सरकार बना ले कोई अचंभा नहीं, कोई अचंभित होने की ज़रूरत नहीं। पश्चिम बंगाल का ट्रेंड ये रहा है कि जिसको उसने बहुमत दिया है एक तरफा दिया है, ऐसे में बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ जाए, कई सारे फैक्टर्स मैंने पहले बताए हैं, तो उसमें भी अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है। तो कुल मिलाकर के एक दिलचस्प चुनाव, एक
तगड़ा चुनाव जिसको कह सकते हैं, एक क्लोज फाइट कॉन्टेस्ट जहां पर धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ाया है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर जरूर आया है। लेकिन क्या जो नजर आया है वही होने जा रहा है? 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे और जो हकीकत है पता चल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के जरिए मैंने यही बताने की कोशिश की है कि मेरा क्या अनुभव रहा, मेरा क्या एग्जिट पोल रहा पश्चिम बंगाल को लेकर के, और जो भी फैक्टर्स थे, क्या फैक्टर्स वो रहे जिसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, वो आपके सामने रखे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको लगता है सही है तब भी बताइएगा, आपको लगता है मैं गलत हूँ तब भी बताइएगा, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ। कुछ लोगों से बातचीत करके मैं अपना ये आकलन कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि नतीजे तो बंद हो चुके हैं ना, और जो वो तो बंद हो चुके हैं। मेरे बोलने से कुछ प्रभावित नहीं होने जा रहा, लेकिन फिर भी अपना एक आकलन आपके सामने लेकर आया हूँ। आपका जो भी कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ में किसी नए मुद्दे पर, क्योंकि ये चुनाव तो ओवर हो गया, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां और चलती रहेंगी। किसी नए मुद्दे पर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो भी देखना मत भूलिएगा। और आने वाले दिनों में भी कई सारे वीडियोज़ और आने जा रहे हैं। 1-2 पश्चिम बंगाल को लेकर भी होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित।